हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, इस वीडियो के अंदर हम MEG03 ब्रिटिश नॉवल ओके इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे विद आंसर्स। पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आपको MEG03 की प्रिपरेशन करने के लिए हमारे प्लेलिस्ट में गिवन जितने भी वीडियोस हैं वो सारे वीडियोस को दोस्तों ज़रूर देखना है, ठीक है। एंड अगर आपको अपने MEG के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए नोट्स या फिर गेस्ट पेपर्स को बाय करना है तो आप इस वाले नंबर पे मेरी टीम को व्हाट्सएप करके अपने नोट्स एंड गेस्ट पेपर्स को परचेज कर सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका टॉम जोन्स से जुड़ा हुआ है। ओके, सो an important thematic aspect of Tom Jones is the division of life in segments: the country, the road, the city. अब आपको यहाँ पे उसके कैरेक्टर में ये सारे जो लाइफ सेगमेंट्स थे, कंट्री, रोड, सिटी, इन सब के सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। सो इन टॉम जोन्स हेनरी फील्डिंग डिवाइड्स द स्टोरी इनटू 3 मेन पार्ट। तो यहाँ पे हेनरी फील्डिंग ने क्या किया है, स्टोरी को 3 मेन हिस्सों में बांटा है: the country, the road and the city. So each of these parts play an important role in shaping Tom Jones' character and shows his growth from a simple country boy to mature and socially aware man. तो यहाँ पे तीनों ही जो पार्ट हैं वो उसकी लाइफ में, उसके कैरेक्टर में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। वो एक सिंपल कंट्री बॉय से बन जाएगा एक मैच्योर एंड सोशली अवेयर मैन। नाउ यहाँ पे तीनों के बारे में समझेंगे। सबसे पहले कंट्री की बात करें, सो द कंट्री इज वेयर टॉम इज बॉर्न एंड ग्रोज अप, मेनली एट ऑलवर्दीज एस्टेट। हेयर ही सराउंडेड बाय नेचर, सिंप्लिसिटी एंड काइंडनेस। तो कंट्री में जब वो कंट्री साइड पे रहता है तो वहाँ पे उसको वो नेचर से घिरा हुआ है। दिस पार्ट ऑफ हिज लाइफ शोज हिज नेचुरल गुडनेस, जेनोसिटी एंड इनोसेंस। तो यहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा इनोसेंट है and his early experiences with Black George and Jenny Jones teach him compassion and love, but also shows his impulsive and naive side. The country represents Tom's pure, untrained character. तो country side में जब वो रहता था तो वहाँ पे उसका character was very pure. Now road की बात करेंगे. So the road is where Tom leaves the country and start his journey through the wider world. अब यहाँ पे वो दुनिया में अपनी जर्नी को शुरू कर रहा है एंड दिस पार्ट इज फुल ऑफ एडवेंचर्स, चैलेंजेस एंड लर्निंग एक्सपीरियंसेस. सो ऑन द रोड ही मीट्स फ्रेंड्स लाइक पैट्रिज हु शो ट्रू लॉयलिटी एंड एनिमल्स लाइक ब्लिफिल हु रिप्रेजेंट डिसीट. तो यहाँ पे अब जब वो निकला है घर से बाहर तो दोस्त भी मिलेंगे और दुश्मन भी उसको मिलेंगे. So he also encounters love and temptation such as Lady Bellaston and Molly Seagrim. So these experiences teach him about human nature. तो यहाँ पे गाइज उसको कई सारे एडवेंचर्स, चैलेंजेस और वो एक्सपीरियंसेस को फेस करता है. सो यहाँ पे क्या रहता है कि अब ये सारे एक्सपीरियंस से उसको ह्यूमन नेचर के बारे में, सोसाइटी के बारे में, मोरालिटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है. So the road is important because it tests his character and helps him grow wiser while still keeping his basic goodness. तो यहाँ पे अपनी basic goodness को बनाते हुए अब वो और ज़्यादा क्या हो जाता है, वाइज बन जाता है. देन सिटी की बात करेंगे. सो लंडन और द सिटी रिप्रेजेंट सोसाइटी विद ऑल कॉम्प्लेक्सिटी, वेल्थ एंड मॉरल कन्फ्यूजन. तो जब हम शहर की तरफ नज़र दौड़ाते हैं तो गाइज शहर आपको बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगते हैं. वहाँ पे लोग वेल्थ के लिए मतलब परेशान रहते हैं, दे आर मॉरली कन्फ्यूज. तो यहाँ पे उसके कैरेक्टर का हार्डेस्ट टेस्ट होगा, including deception, temptation, social judgment. Despite these challenges, his honesty and loyalty, kind nature are fully revealed. तो यहाँ पे उसे कई सारे challenges को face करना पड़ता है, उसका कैरेक्टर पूरी तरीके से reveal यहाँ पे होता है. So his good heart allows him to survive the corruption of the city and ultimately reunite with Sophia. And finally वो सोफिया के साथ reunite करता है, showing that true virtue can overcome social obstacles and false reputation. सो ओवरऑल तीनों स्टेजेस का सिग्निफिकेंस समझते हैं. तो गाइज थ्रू दीज 3 स्टेजेस फील्डिंग शोज हाउ टॉम्स कैरेक्टर डेवलप्स. द कंट्री गिव्स हिम नेचुरल गुडनेस. कंट्री ने क्या दिया उसको, नेचुरल गुडनेस दिया. द रोड टीचेस हिम अबाउट पीपल एंड द वर्ल्ड एंड द सिटी टेस्ट एंड प्रूव्स हिज वर्च्यू.
These stages also allow Fielding to comment on the social class, hypocrisy and the importance of actions over birth. तो by the end टॉम ने क्या करा है, कंबाइन करा है नेचुरल इनोसेंस को विद द एक्सपीरियंस एंड विजडम, बिकमिंग अ कंप्लीट एंड मॉरली स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर. देन आपको जॉर्ज इलियट के बारे में बताना है. जॉर्ज इलियट इज एक्चुअली कॉन्शियस ऑफ हर रोल एज ए हिस्टोरियन ऑफ द सोसाइटी. आपको मिडल मार्च का रेफरेंस लेते हुए बताना है. So George Eliot clearly sees herself as a recorder of social life in Middlemarch. वो खुद को social life के recorder के रूप में देखती हैं. By setting the novel in the 1830s before the Reform Act, she examines how historical, political and social change affect the life of ordinary people. So in the Middlemarch उन्होंने क्या चीज़ मतलब आपको दर्शाई है कि जो भी बदलाव होते हैं ना समाज में, हिस्टोरिकल पॉलिटिकल चेंजेस जो होते हैं वो ऑर्डिनरी लोगों की लाइफ को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं, वो सारा इसमें हमें डिस्क्रिप्शन मिलता है इन द मिडल मार्च. सो थ्रू हर कैरेक्टर शी शोज हाउ क्लास, जेंडर, एम्बिशन एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस shapes choices and destinies, making the novel a study of society as much as a story. तो नॉवल हमें पढ़ते वक्त कैसी लगती है, like we are studying about society, not reading any story. एग्जाम्पल्स देखेंगे कुछ नॉवल में से, जैसे कि सब टाइटल क्या है, अ स्टडी ऑफ प्रोविंशियल लाइफ. तो ये हाईलाइट करती है उनकी इंटेंशन को, जहाँ पे वो सोसाइटी को एनालाइज करना चाहती हैं लाइक अ हिस्टोरियन रेदर देन टू एंटरटेन. एंड प्री 1832 की सेटिंग है, तो यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लोर किया है सोशल रिफॉर्म के इफेक्ट को. ठीक है, इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस को उन्होंने यहाँ पे पूरा एक्सप्लोर किया है. कैरेक्टर्स हैं कुछ ऐसे लिए हैं जो उनकी सोशल रैंक से उनके बिहेवियर एंड रिलेशनशिप को उन्होंने इलस्ट्रेट किया है. एंड वुमेन एंड सोसाइटी के बारे में थ्रू डोरोथिया एंड रोजामॉन्ड, इलियट शोज दी रिस्ट्रिक्शंस वुमेन फेस एंड हाउ दिस लिमिटेशंस. तो वुमेन्स की रिस्ट्रिक्शंस के बारे में उन्होंने बात की है. एंड बाय लिंकिंग द पर्सनल स्टोरीज ऑफ बोथ द फीमेल्स, 2-3 फीमेल्स जो भी हैं नॉवल में, बड़े सोशल इवेंट के साथ उन्होंने एक इंसाइटफुल नैरेटर की तरह काम किया है. ठीक है, तो प्राइवेट लाइफ और हिस्टोरिकल फोर्सेस दोनों के बीच का एक कनेक्शन उन्होंने यहाँ पे दिखाया है. तो ओवरऑल मिडल मार्च जो है गाइज वो फंक्शन करती है एज बोथ एज अ नैरेटिव एंड अ थॉटफुल रिकॉर्ड ऑफ सोशल रियलिटी, डेमोन्स्ट्रेटिंग इलियट्स अवेयरनेस ऑफ अ रोल एज अ क्रॉनिकलर ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड हिस्ट्री. तो यहाँ पे उन्होंने ह्यूमन लाइफ एंड हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारी हिस्टोरिकल डिटेल्स दी हैं इसके माध्यम से. फिर एक क्वेश्चन है जहाँ पे आपको टाइटल हार्ट ऑफ द डार्कनेस के बारे में बताना है. द टाइटल हार्ट ऑफ डार्कनेस इज सिग्निफिकेंट, इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये रिफ्लेक्ट करता है फिजिकल एंड मॉरल जर्नी. Literally, it points to the unexplored interior of Africa, the Congo, as the dark continent. तो यहाँ पे कॉन्गो को एक अनएक्सप्लोर्ड कॉन्टिनेंट की तरह, अफ्रीका के अंदर कॉन्गो जो है उसको एक डार्क कॉन्टिनेंट का एक सिंबल के तौर में यहाँ पे यूज़ किया गया है. इट रिप्रेजेंट द हिडन डार्कनेस विद इन ह्यूमन नेचर. तो ह्यूमन नेचर के अंदर जो छिपी हुई डार्कनेस है, ठीक है, ग्रीड, क्रुएलिटी, मॉरल करप्शन जो है उस सबको दिखाया है बीनीथ द सरफेस ऑफ सो कॉल्ड सिविलाइज्ड यूरोपियन. तो जो यूरोपियंस खुद को सिविलाइज्ड कहते हैं उनके ऊपर ये है. तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करें तो देखो पहले इसको समझो कि यहाँ पे लिटरल भी डार्कनेस है. सो द कॉन्गो रिवर एंड जंगल आर मिस्टीरियस, वाइल्ड एंड लार्जली अननोन, रिप्रेजेंटिंग अ फिजिकल जर्नी इनटू अनचार्टेड टेरिटरी. सिंबॉलिक डार्कनेस देखें तो अफ्रीका मिरर्स द इनर करप्शन यूरोपियंस ब्रिंग विद देम, showing that violence and exploitation they commit reveal their own moral emptiness. तो यहाँ पे यूरोपियंस के अंदर जो डार्कनेस है उसको उजागर किया गया है कि जब वो वायलेंस करते हैं, एक्सप्लॉइट करते हैं, तो वो खुद कितने मॉरली एम्प्टी हैं. एंड द वाइल्डरनेस स्ट्रिप्ड अवे सोशल रिस्ट्रेंट्स, एक्सपोजिंग द ब्रूटल एंड सेल्फिश टेंडेंसी ऑफ द कोलोनाइजर. तो इसके अंदर आपको जो कोलोनाइजर्स थे, यूरोपियंस जो थे अफ्रीका में, उनके बारे में जानकारी मिलती है कि दे वर वेरी सेल्फिश. तो कुछ कैरेक्टर्स हैं जैसे कि कर्ड्स, the ultimate heart of darkness. He represent how absolute power and isolation lead to moral collapse and madness. तो वो पूरी तरीके से उसके अंदर किसी भी प्रकार का वो जो moral values होती है ना वो उसके अंदर नहीं है. He has a heart of darkness. Marlowe, his journey upriver is also an inward journey, revealing his understanding of human cruelty and the hollow nature of imperialism. तो इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है उसके माध्यम से ह्यूमन क्रुएलिटी की जो अंडरस्टैंडिंग थी इसको वो दर्शाई गई है.
साथ ही साथ जो इम्पीरियलिज्म है, जब हम अंग्रेज ने जो क्या किया हुआ था, इनको इम्पीरियलाइज्ड किया हुआ था अफ्रीकन्स को, तो इम्पीरियलिज्म के नेचर के बारे में पता लगता है। दूसरे जो यूरोपियंस हैं उनके एक्शंस में हिपोक्रेसी दिखती है। वो अफ्रीकन्स को सैवेज कहते हैं और खुद उनके ऊपर मतलब अत्याचार करते हैं, दैट वो हिपोक्रेसी दिखाई गई है। सो शी सिम्बलाइजेज innocence with light, but her world is built on deception, highlighting the contrast between perception and reality। तो आप जो चीज़ें मतलब परसेप्शन और रियलिटी के बीच में एक कॉन्ट्रास्ट आपको इस नॉवल में दिखाया गया है। नाउ एक चीज़ समझो, ओवरऑल सिग्निफिकेंस में क्या लिखोगे कि द टाइटल एम्फेसाइजेज मॉरल एम्बिग्यूटी, शोइंग दैट डार्कनेस एग्जिस्ट इन ऑल ह्यूमंस नॉट जस्ट इन अफ्रीका। तो नॉवल ने ओवरऑल आपको क्या दर्शाया है कि डार्कनेस केवल अफ्रीका में नहीं है, ऑल ओवर द वर्ल्ड है। इट ऑल्सो क्रिटिक्स इंपीरियलिज्म, रिवीलिंग हाउ कॉलोनियल ग्रीड करप्ट बोथ द पावरफुल एंड पावरलेस। तो इंपीरियलिज्म कैसे करप्ट कर देता है लोगों को, लीविंग मॉरल वॉइड्स बिहाइंड। तो मॉरल जो वैल्यूज है वो तो आपके पीछे ही रह जाती हैं। The prime of Miss Jean Brodie is the significant contribution to the evolution of feminist fiction। ये आपको डिस्कस करना है। The prime of Miss Jean Brodie is an important work in the development of feminist fiction। तो ये क्या है? It is a feminist fiction because यहाँ पे female power, authority and उनके आइडेंटिटी के बारे में बात हुई है। So rather than portraying a simple ideal heroine, Muriel Spark creates Miss Brodie as a flawed, charismatic teacher whose influence over her girls is both inspiring and manipulative। तो यहाँ पे जो हमारी राइटर हैं उन्होंने मिस ब्रॉडी के माध्यम से एक ऐसा वो एक टीचर की एक कैरिज्मेटिक टीचर क्रिएट किया जो अपने गर्ल्स के ऊपर इंस्पायरिंग भी हैं गर्ल्स के लिए और उनके ऊपर मैनिपुलेटिव भी हैं। So by doing so, the novel challenges traditional ideas of female strength and questions whether power, even when wielded by women, can be morally good। तो यहाँ पे नॉवल ने दिखाया है कि अगर महिला के पास भी पावर होती है तब भी वो चीज़ क्या होती है, अच्छी होती है। ठीक है, दे कैन ऑल्सो अटेन पावर। तो फेमिनिस्ट हीरोइन की तरह मिस ब्रॉडी जो है इंडिविजुअलिटी को बहुत बढ़ावा देती है। ठीक है, मिस ब्रॉडी एनकरेज करती हैं इंडिविजुअलिटी को, बट she also imposes her own fascist leaning ideology, using her students as instrument of her will। This shows the female power can be controlling and even destructive। तो दोनों चीज़ें हैं, वो अपनी जो विल है, अपनी इच्छा दूसरों पे थोपती है, शी इज़ मैनिपुलेटिव, बट यहाँ पे एक चीज़ देखते हो कि वो कंट्रोलिंग है और डिस्ट्रक्टिव भी है। सो यहाँ पे चीज़ क्या निकल के सामने आ रही है कि हाउ पेट्रियार्कल डायनेमिक्स कैन एग्जिस्ट विद इन फीमेल लीड स्पेसेस, कि आपको जहाँ पे केवल महिलाएं होंगी वहाँ पे भी आप पेट्रियार्की देख सकते हो। सो द स्टोरी इज लार्जली शेप्ड थ्रू द थॉट ऑफ द गर्ल्स, especially Sandy, who becomes a reflective narrator। This allows readers to see how women are influenced by authority figures and to examine their desires, choices and moral growth। तो उनकी डिज़ायर्स को, उनकी चॉइसेस को एग्जामिन करने के लिए कैसे उनको किया जाता है वो रीडर्स को पता लगता है सैंडी के माध्यम से, क्योंकि वो एक तरीके से रिफ्लेक्टिव नैरेटर की तरह यहाँ पे काम कर रही है। द नॉवल ऑल्सो एग्जामिन्स फास्टेस्ट आइडिया, सेक्शुअल अवेकनिंग एंड द प्रेशर ऑफ सेल्फ क्रिएशन। मिस ब्रॉडी कल्ट लाइक मेथड्स रिवील्स हाउ आइडियोलॉजी कैन मैनिपुलेट। तो मिस ब्रॉडी के जो मेथड्स हैं वो क्या दिखाते हैं कि आइडियोलॉजी कैसे दूसरों को मैनिपुलेट करती है। सो बाय प्रेजेंटिंग अ मॉरली एम्बिगुअस, साइकोलॉजिकली कॉम्प्लेक्स फीमेल प्रोटैगनिस्ट and focusing on female experience, the prime of Miss Jean Brodie expands feminist fiction, showing that empowerment is complicated, sometimes ironic। तो यहाँ पे जो ब्रॉडी है, जीन ब्रॉडी के माध्यम से कुछ चीज़ों को दर्शाया गया है कि एम्पावरमेंट थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है, कभी कभी आयरनिक हो सकती है, बट पावर के साथ आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इंटरवाइन होके चलती है। तो ये फीमेल से रिलेटेड है, फेमिनिस्ट फिक्शन है ये वाली जो है आपकी लास्ट वाली। सो गाइस, जो मेरी ओल्डर वीडियोज़ हैं उनके अंदर मैंने नॉवेल्स की कुछ स्टोरीज़ को भी कवर किया है, तो वो बेटर है कि आप वो वाली क्लासेस को देख के वहाँ से अपनी जो स्टोरीज़ हैं शॉर्ट टाइम में, ठीक है, शॉर्ट समरी वाइज आप उसे वहाँ से कवर कर लो, ताकि किसी भी कोई सा भी क्वेश्चन आएगा ना मतलब तो आप उसका आंसर कर पाओगे इफ़ यू नो दी स्टोरी ऑफ द नॉवल। ओके, सो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।